नमस्कार, राजनीति रस राय के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एपिसोड शुरू करने से पहले आप ये क्लिप जरूर देखिए। देखिए, दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग, आपके खिलाफ इस देश में 24 घंटा अत्याचार होता है। आपको दबाया जाता है, आपको शिक्षा के सिस्टम में रोका जाता है, आपके खिलाफ पेपर लीक किया जाता है और आपके करियर को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए किया जाता है। तो देखा आपने दोस्तों, इस महीने की 15 तारीख को कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार के दरभंगा जिले गए। वहां दिए गए अपने भाषण में उन्होंने एक बार फिर जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। हालांकि बीजेपी ने एक बड़ा नीति बदलाव करते हुए इसी साल 30 अप्रैल को देश में जाति जनगणना कराने का ऐलान किया। मैं इसे नीति बदलाव इसलिए कह रही हूं क्योंकि बीजेपी लंबे समय से जाति जनगणना के खिलाफ रही है। उन्होंने अक्सर कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि वह समाज को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश करती है। मार्च में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सार्वजनिक रूप से जाति आधारित राजनीति की आलोचना की थी और कहा था कि किसी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, भाषा या लिंग से नहीं बल्कि उसके गुणों से पहचाना जाना चाहिए। अब उन्होंने आगे क्या कहा वह आप इस क्लिप में खुद ही सुन लीजिए। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। सुना ना दोस्तों, यह बयान महज 2 महीने पहले दिया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी ने सिर्फ 2 महीने में इतना बड़ा नीति बदलाव कैसे कर लिया। ऐसे लगता है कि बीजेपी ने आने वाले बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, जो कि जाति जनगणना के बेहद खिलाफ रहा है, उसने भी बीजेपी के फैसले पर मंजूरी दे दी है और कहा है कि देश के लिए जो भी जरूरी है वह किया जाना चाहिए। दरअसल 2024 के आम चुनाव में एनडीए गठबंधन ने बिहार की 40 में से 30 सीटें जीती, जबकि 2019 में उसने 39 सीटें हासिल की थी। इस गिरावट की एक अहम वजह यह मानी जा रही है कि एससी, एसटी और ओबीसी जैसी पिछड़ी और वंचित जातियों ने इस बार विपक्ष को बड़े पैमाने पर समर्थन किया। विशेषज्ञों के अनुसार यही वजह रही है कि बीजेपी को कई राज्यों में नुकसान उठाना पड़ा और उसे 2014 और 2019 की तरह बहुमत नहीं मिल सका था। बिहार में जेडीयू और तेलंगाना में कांग्रेस पहले ही जाति जनगणना करा चुकी है। अब बीजेपी भी ओबीसी, दलित, मुस्लिम जैसे सामाजिक समूहों को साथ लाना चाहती है, क्योंकि केवल ब्राह्मण वोटों के भरोसे चुनाव जीतना मुश्किल है। बिहार में ब्राह्मणों की आबादी मात्र 3.66% है। हमने 3 मांगे की है। सबसे पहले जाति जनगणना, सही तरीके का जाति जनगणना जो हमने तेलंगाना में किया। दूसरी बात, कानून, हिंदुस्तान का कानून है कि प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आरक्षण होना चाहिए और ना नरेंद्र मोदी ना बिहार की सरकार उस कानून को लागू कर रही है। इसीलिए हम उन पर दबाव डालेंगे और जब तक, मैं बता रहा हूं, जैसे मैं यहां आया हूं ना, रोक नहीं पाए वैसे ही नहीं रोक पाएंगे जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं किया, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। क्योंकि आप 90% हो, आप अपनी स्ट्रेंथ समझो। जाति जनगणना को लागू करने का क्रेडिट सभी पार्टियां लेना चाहती हैं।
हालांकि ऐसा कहा जा सकता है कि जातीय जनगणना को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में राहुल गांधी की अहम भूमिका रही है। उन्होंने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा न सिर्फ संसद में बल्कि अमेरिका जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी दोहराया है। कांग्रेस का मानना है कि समाज में हर जाति को उसकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जैसे ही मुद्दा पकने लगा सभी पार्टियां रोटियां सेकने में उतर आईं। मगर सच बात तो यह है कि ये मुद्दा शुरू से ही भारत के सामाजिक न्याय आंदोलन का हिस्सा रहा है। इसके सबसे मजबूत समर्थक में से राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान जैसे समाजवादी नेता रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता कांसीराम भी इसके बड़े पैरोकार थे। उनका कहना है कि जाति जनगणना सिर्फ ओबीसी की सामाजिक स्थिति को समझने के लिए नहीं जरूरी है, बल्कि यह जानने के लिए भी जरूरी है कि एससी और एसटी समूहों के भीतर संसाधनों का बंटवारा कैसे हो रहा है और जातियों के अंदर की असमानता को समझने के लिए भी यह जरूरी है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा जो आप बहुत सुन रहे हैं कांसीराम जी ने ही दिया था और कहा था कि किसी भी नीति को बनाने से पहले सभी जातियों की जनसंख्या को सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर बहुजन समाज को सच में बराबरी के साथ मुख्यधारा में शामिल करना है तो सबसे पहले उन जातियों का डेटा होना बहुत जरूरी है जिनका प्रतिनिधित्व कम है, ताकि उन्हें सही तरीके से संस्थागत व्यवस्था में शामिल किया जा सके। यहाँ एक अहम उदाहरण बताना जरूरी है। संविधान में पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। इस व्यवस्था के चलते आज भारत में 30 लाख से ज़्यादा पंचायत प्रतिनिधि हैं, जिनमें से लगभग आधी महिलाएं हैं। यही कारण है कि यही आरक्षण एससी, एसटी और कई राज्यों में ओबीसी के लिए भी लागू है। यह आरक्षण प्रणाली भारतीय लोकतंत्र के प्रतिनिधित्व के दायरे को बढ़ाने और विविधता लाने में सबसे बड़ी सफलता साबित हुई है। पंचायतों और नगर पालिकाओं में भी एक तरफ एससी, एसटी और ओबीसी के लिए सीधा आरक्षण है, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के लिए ऐसा आरक्षण है जो हर जाति वर्ग सामान्य एससी, एसटी, ओबीसी पर लागू होता है। हालांकि इसमें भी दिक्कतें आती हैं। महिला केवल नाम की सरपंच या सदस्य होती है, असली काम उनके आदमी ही करते हैं। या एससी, एसटी के सरपंच बनने पर गांव का ही बहिष्कार किया जाता है। लेकिन इन वर्गों को थोड़ा भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व इस नीति की वजह से मिलता है। इस व्यवस्था में हमें बस पता चलता है कि जब किसी पर एक साथ जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव होता है तो उसे उभरने का समान मौका कैसे दिया जाए। मेरा मानना है कि जातीय जनगणना सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के लिए बेहतर नीति बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। अगर ऐसे कदम नहीं उठाए गए तो वह वर्ग जो लंबे समय से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से दबाया गया है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए जाति भारत की सामाजिक संरचना को समझने के लिए बेहद जरूरी है। यह अफसोस है कि डेटा की कमी के कारण इसे गंभीरता से नहीं लिया गया है। कभी इसे अक्सर एक बांटने वाला विषय मानकर नज़रअंदाज कर दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ है कि जाति की समझ केवल तत्कालीन राजनीति तक सीमित रह गई है, मगर अब इसे गहराइयों से समझने और सुधार करने की ज़रूरत है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगली बारी में फिर आऊँगी एक नए राजनीतिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।